नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल वाइल्डस्केप डायरीज पर। क्या आप शेरों की एक कमजोरी का नाम बता सकते हैं? खैर, सच कहूं तो वह उनकी बुद्धिमानी है। वे हमेशा ऐसा नहीं करते, लेकिन कभी-कभी शिकारी बहुत ही लापरवाह चीजें कर देते हैं। आज आप सीखेंगे कि सांपों ने यह अंदाजा नहीं लगाया था कि सींग कितने तेज होते हैं। तेंदुए अचानक ये जान जाते हैं कि गुरुत्वाकर्षण मौजूद है, और शेर इतने जिद्दी होते हैं कि भैंस के। खैर, आप समझ गए होंगे मेरा मतलब। चलिए शुरू करते हैं। हॉर्नबिल एक ऐसा पक्षी है जिसे उसकी विशिष्ट चोंच के कारण आसानी से पहचाना जा सकता है। ये पक्षी फलों, कीड़ों और छोटे जानवरों पर भी अपना भोजन बनाते हैं, जो इन्हें सर्वाहारी बनाता है। मैंने छोटे जानवरों का जिक्र किया है, और इसके पीछे एक कारण है। चलिए आपको दिखाता हूं कि क्या होता है जब एक हॉर्नबिल एक सांप को खाने की कोशिश करता है। यह शिकार एक बार में निगलने के लिए बहुत लंबा होता है। जब एक हॉर्नबिल एक सांप को खाने की कोशिश करता है, तो वह आमतौर पर उसे छोटे-छोटे टुकड़ों में कुतरता या चुगता नहीं है। यह पक्षी इसके लिए नहीं बना है, और प्रकृति ने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह अचानक ऐसी क्षमताओं को विकसित कर लेगा। ये पक्षी आमतौर पर अपने शिकार को पूरा निगल जाते हैं, और प्रकृति ने यह बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि हॉर्नबिल इतना मैं नहीं जानता भूखा और आत्मविश्वासी हो जाएगा। दरअसल मुझे कहना होगा कि सभी पक्षी सांप को मारने में समान रूप से सक्षम नहीं होते। छोटी प्रजातियां जैसे कि गौरैया और वॉर्बलर आमतौर पर सांपों से बचती हैं। अन्य पक्षी कभी-कभी सांप खाते हैं, और हाँ, वीडियो में सांप पहले से ही मर चुका है, लेकिन फिर भी वापस लड़ रहा है। पक्षी लगदम घुटते-घुटते उसे निगलने की कोशिश कर रहा था। अच्छी बात है कि वह सांप को उगल सका और फिर उसे चुगने लगा। अच्छा सोचा। एक कहावत है, जिज्ञासा ने बिल्ली को मार डाला, लेकिन इस मामले में यह वास्तव में जिज्ञासा नहीं थी, बल्कि आसपास जो भी था उसे खाने की इच्छा थी, जैसे कि फास्ट फूड। तो एक समूह में करीब 35 बबून कहीं दक्षिण अफ्रीका के बीच एक सड़क पर घूम रहे थे। काफी बड़ा समूह था, लगभग 35 बबून का, और एक तेंदुआ उस दिशा में आ रहा था। वह सड़क के किनारे से चला, फिर घास में छुप गया और शिकार करने की मुद्रा में आ गया। आमतौर पर तेंदुए बबून पर हमला नहीं करते, लेकिन इसने शायद अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। यह एक बड़े समूह के सदस्य पर हमला करने के लिए अच्छा विचार नहीं था, और वह भी कोई साधारण समूह नहीं, बल्कि बबून का एक बड़ा समूह था। बबून वास्तव में काफी शक्तिशाली विरोधी होते हैं, क्योंकि वे समूहों में रहते हैं और हमेशा एक दूसरे की रक्षा के लिए तैयार रहते हैं। तेंदुए के लिए बहुत ही भाग्य की बात थी कि वह बचकर निकल गया, क्योंकि इतने सारे बबून के तीखे दांतों का सामना करना शिकारी के लिए एक भयानक अंत हो सकता था। और क्योंकि बबून सर्वाहारी होते हैं, वे शायद उस दुर्भाग्यपूर्ण तेंदुए को रात के खाने के लिए भी देख सकते थे, वह भी बिना पलक झपकाए। सही कहा, बेकार चीजों को क्यों बर्बाद किया जाए, है ना? वास्तव में दिलचस्प बात यह है कि अगले ही दिन उस बेवकूफ तेंदुए ने एक साही से मुकाबला करने का फैसला किया। हमने अपने वीडियो में पहले भी इसके बारे में बात की है, लेकिन मैं ये फिर से कहूंगा कि साही वह आखिरी शिकार है जिसके लिए एक शिकारी को जाना चाहिए, खासकर अगर वह इतना समझदार नहीं है। साही जानते हैं कि उनके पास लगभग 30,000 कांटे होते हैं, जो सख्त और दांतेदार बालों जैसे होते हैं। जब साही को खतरा महसूस होता है, तो वह अपने कांटों को खड़ा कर लेता है, और उनमें से कुछ तो खतरे की ओर पीछे की ओर इशारा करते हैं। अगर कोई शिकारी हमला करने की हिम्मत करता है, तो वे कांटे उसकी त्वचा में धंस जाते हैं, और वे सिर्फ चुभते नहीं हैं, बल्कि वहीं फंसे रहते हैं। साही से उन्हें निकालना आसान नहीं होता, क्योंकि उनके छोटे-छोटे दांतेदार किनारों के कारण। आमतौर पर शिकारी एक बार की कोशिश के बाद ही समझ जाता है कि उसने गलत शिकार चुना है। यही कारण है कि साही पीछे नहीं हटते, और जब तेंदुए का सामना होता है, तो वे वास्तव में परवाह नहीं करते। हमारे तेंदुए ने अपने दुर्भाग्यपूर्ण मुकाबलों से कुछ नहीं सीखा है। ऐसा लगता है कि वह बोर हो गया है, क्योंकि वह लगातार सबसे खराब शिकार को चुनता रहता है। लोगों ने कमेंट्स में यहां तक कहा है कि जब यह नर तेंदुआ स्कूल में था, तो उसने स्पष्ट रूप से जीवित रहने की कक्षाएं छोड़ दी। मेरा मानना है कि उसे प्राकृतिक चयन की कक्षा लेनी चाहिए थी, या कुछ और। साही के कांटे 12 इंच तक लंबे हो सकते हैं, वे तीखे होते हैं, और जैसा कि मैंने कहा, एक अकेले साही के पास हजारों कांटे हो सकते हैं।
उन्हें निकालना बहुत बहुत दर्दनाक होता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, वे लापरवाह शिकारी के ऊतकों में बहुत गहरे तक घुस सकते हैं। शाही को प्रकृति से एक और बोनस मिला है। हालांकि उनके कांटे शाही से आसानी से अलग हो जाते हैं, नए कांटे बहुत जल्दी उगते हैं। इसलिए भले ही कोई बहुत ही दृढ़ शिकारी जैसे कि हमारा तेंदुआ, जो स्पष्ट रूप से शानदार विचारों से भरा है, किसी एक विशेष शाही को खाना चाहे, वह उसके सभी कांटों को हटाने में सक्षम नहीं होगा, चाहे उसके पंजों की कीमत पर ही क्यों न हो। शिकारियों के लिए एकमात्र राहत की बात यह है कि दूर से कांटे फेंकने का विचार सिर्फ एक मिथक निकला। इसके अलावा आत्मरक्षा की बात करें तो शाही ने लगभग सभी को मात दे दी है। यहां तक कि अजगर भी शाही को निगल नहीं सकते, और अगर वे कोशिश करते हैं तो ये आखिरी चीज होगी जो वे करेंगे, जैसा कि आप समझ रहे हैं। और अजगर अपनी क्षमता के लिए प्रसिद्ध है कि वे सबसे बड़े शिकार को भी निगल सकते हैं, लेकिन शाही को नहीं, और न ही सींगों वाले किसी जानवर को। हाँ, मुझे लगता है कि हमने अजगर की कमजोरी ढूंढ ली है, सींग। ये नुकीली चीजें इतनी बाहर निकलती है कि वे वास्तव में सांप को अंदर से चुभ सकती हैं, जबकि वह खाने की कोशिश कर रहा है। शुरू में अजगर ने अन्य शिकार की तरह डाइकर को निगलने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ अजीब सा लगा और वह अपने शिकार से मुक्त होने के लिए संघर्ष कर रहा था। लेकिन तब तक डाइकर के सींग पहले ही उसकी शरीर में घुस चुके थे। हिलते हुए सांप को सही कोण ढूंढने और मुक्त होने में कुछ समय लग गया। दुर्भाग्यवश इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अजगर थोड़ी देर बाद घाव से मर गया। ऐसा हुआ कि जब वह मुक्त होने की कोशिश कर रहा था, तो उसने स्थिति को और भी खराब कर दिया। उसने ऐसे झुलाया और हिलाया कि इसके घाव और भी गंभीर हो गए। अगर डाइकर कर सकता, तो वह सांप की बदकिस्मती पर गर्व कर सकता था। क्यों नहीं? उसके पास ऐसा करने का पूरा अधिकार होता। शायद हमारे कुछ दर्शक सोच रहे होंगे कि क्या अजगर ने इतना बड़ा भोजन खाकर अपने हाथ से ज्यादा लिया? ऐसा होता है। अजगरों के बड़े भोजन को निगलने की कहानियां होती है। यही एक एलिगेटर के साथ फ्लोरिडा में एक अब भी ये सवाल कर रहे हैं कि वास्तव में क्या हुआ था। और भारत में एक एंटीलोप के साथ भी ऐसा ही हुआ। एक 20 फुट लंबा अजगर ने एक वयस्क एंटीलोप को फंसाया और निगल लिया, लेकिन शिकार इतना बड़ा था कि सांप भोजन के बाद लगभग हिल भी नहीं सका। यह अतिशयोक्ति नहीं है। अजगर मुश्किल से हिल पा रहा था और अत्यधिक सूजा हुआ था। उसने एंटीलोप को उगलने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सका और जल्द ही मर गया। आमतौर पर शिकार का आकार कोई समस्या नहीं होता। सांपों को उन चीजों को उगलने का तरीका पता होता है जो बहुत बड़ी होती हैं। कभी कभी सांप शिकार को अन्य कारणों से भी छोड़ देते हैं। भारत में एक अन्य अजगर ने एक एंटीलोप को उगल दिया, क्योंकि वहां बहुत सारे लोग थे जो उसे डराते थे और तनाव पैदा कर रहे थे। वे शिकार को एक स्टिक से भी चुभाते थे, लेकिन हमारे कम समझ वाले अजगर के लिए महत्वपूर्ण कारण यह था कि सींग ने उसे चीर दिया और शिकार बस फंस गया। वह न तो अंदर जा सकता था और न ही बाहर। यह फुटेज दक्षिण अफ्रीका के क्रूगर नेशनल पार्क की यात्रा के दौरान लिया गया था। एक भूखा शेर का बच्चा किसी तरह अपने माता पिता के शिकार के पीछे फंस गया। अगर शेर स्कूल में गए होते तो ये वही स्थिति होती जो बिना थके चिढ़ाने का कारण बनती, जब तक कि ग्रेजुएशन का दिन न आ जाए। वीडियो में शेर के बच्चे को अपना सिर बाहर निकालने की कोशिश करते हुए दिखाया गया है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकता, भले ही वह अपने पंजों से संघर्ष कर रहा है और कभी-कभी अपनी पीठ पर भी पलट जाता है। जाहिर है, बच्चा या तो सांस की कमी से या ऑक्सीजन की कमी से बेहोश हो जाता है। यह वास्तव में खतरनाक हो सकता है, क्योंकि हाइपोक्सिया यानी वह स्थिति जिसमें ऊतक और अंग सही मात्रा में ऑक्सीजन नहीं प्राप्त करते, अपरिवर्तनीय बदलावों का कारण बन सकती है। लेकिन अन्य शेरों के झुंड को लगता है कि जो हो रहा है उसकी कोई परवाह नहीं है। हालांकि मुझे संदेह है कि वे फंसे हुए नहीं देख रहे हैं। फिर भी शेरनियां ऐसा व्यवहार करती हैं जैसे उन्होंने युवा शेर को कई बार जाने की सलाह दी हो, लेकिन छोटे बच्चे ने फिर भी ऐसा किया। ये एक तरह का पालन पोषण का क्षण बन गया है, हालांकि मुझे लगता है कि ये थोड़ा ज्यादा हो सकता है। जब लोग अगले दिन पहुंचे तो शेर का बच्चा वहां नहीं था। ऐसा लगता है कि वह भाग्यशाली था और बच गया, या किसी शेरनी ने उसकी मदद की। शेर के बच्चे को 2 बार जैकपॉट मिला। पहली बात, वह फंसा नहीं रहा, और दूसरी बात, उसके चारों ओर कोई गीदड़ नहीं थे।
गीदड़ अक्सर बच्चों या वृद्ध शेरों को मारते हैं और फिर खाते हैं। गीदड़ जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं करते। वे झुंड का पालन करते हैं ताकि एक शेर को दूसरों से दूर कर सकें। लेकिन अगर गीदड़ों का पूरा कबीला एक अकेले शेर के सामने आ जाए तो वे उसे मारने और खाने की कोशिश करेंगे। स्वाभाविक रूप से शेर के बच्चे भी मेनू में होते हैं। हालांकि ऐसा माना जाता है कि गीदड़ बच्चों का शिकार भोजन के स्रोत के रूप में नहीं, बल्कि भविष्य के प्रतिद्वंद्वियों को नष्ट करने के लिए करते हैं। आमतौर पर शेर कभी-कभी अपनी प्रसिद्धि के कारण समस्याओं का सामना करते हैं कि वे सबसे तेज दिमाग वाले नहीं होते। उदाहरण के लिए, एक समूह में 5 शेरों को दक्षिण अफ्रीका के मलामाला गेम रिजर्व में एक अफ्रीकी बफेलो पर हमला करते हुए देखा गया। ये एक सामान्य स्थिति लगती है, लेकिन शेर युवा थे और जानवर को गिराने में 1 घंटा और आधा लग गया। उन्होंने इसे खरोंचा, काटा और बड़े शिकारी की तरह अपने हमले का समन्वय करने की कोशिश की, लेकिन एक शेर ने सामने से हमला करने की गलती की, जहां तीखे सींग थे जो किसी भी जानवर के लिए घातक खतरा पैदा करते हैं। ये ध्यान देने योग्य है कि शेर शिकारी के रूप में पूरी तरह से सक्षम नहीं होते। वे अपने शिकार को पकड़ सकते हैं, भोजन प्राप्त कर सकते हैं, छोटे शेर के बच्चे पैदा कर सकते हैं और जीवित रह सकते हैं। उनकी कम सफल शिकारी क्षमता का एक कारण यह है कि वे शिकारी के दौरान हवा की दिशा पर ध्यान नहीं देते। वे अक्सर अपने लक्ष्य की ओर हवा के विपरीत दिशा से आते हैं, जिससे शिकार को चेतावनी मिल जाती है। दूसरे शब्दों में, वे सबसे तीक्ष्ण औजार नहीं हैं। इसके अलावा यदि शिकार विरोध करता है तो शेर आमतौर पर उसका पीछा नहीं करते। जब वे छोटे शिकार को पकड़ते हैं तो वे आमतौर पर इसके पैरों या पीठ पर हमला करते हैं ताकि इसे संतुलन से हटा सकें या जमीन पर गिरा सकें। फिर गर्दन या गले पर एक काटना काम को जल्दी से पूरा करता है। जब शेर बड़े शिकार जैसे कि भैंस पर हमला करते हैं तो वे आमतौर पर एक कोन से आते हैं, जानवर पर कूदते हैं और अपने वजन का उपयोग करके इसे गिराते हैं। इस झगड़े के दौरान वे शिकार की रीढ़ को काटने का लक्ष्य रखते हैं ताकि इसे अक्षम किया जा सके। सही है, वे पीछे से हमला करते हैं और इस शेर ने एक बड़ा गलती की। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार इस शेर ने लगभग 82 मिनट तक भैंस के सींग को पकड़े रखा। आश्चर्यजनक रूप से भैंस अंततः हार गई और शेरों को उनका भोजन मिला। अब उस शेर के बारे में क्या जिसने अपनी मादा शेरनी को एक बहुत बुरे समय पर जगाया? कल्पना कीजिए कि आपकी प्रेमिका दिन भर की मेहनत के बाद शांति से सो रही है और आप अचानक उसे खेल खेल में काटने का फैसला करते हैं। शायद आप इस शेर की तरह हो जाएंगे और आपकी प्रेमिका को भी कोई अपराध बोध नहीं होगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे शेरनी ने भी कोई पछतावा नहीं दिखाया। बेशक उसकी प्रतिक्रिया गुस्से की नहीं, बल्कि उसकी नींद में बाधा डालने की थी। जंगली में जब कोई जानवर खतरे का सामना करता है तो उसकी प्रतिक्रिया लड़ाई या भागने की होती है। शेरनी अचानक जाग जाती है, वास्तव में समझे बिना क्या हो रहा है और कौन काट रहा है। जब आप जागते हैं तो कुछ भी समझना मुश्किल होता है, लेकिन प्रतिक्रिया पहले से ही आत्मरक्षा की प्रवृत्ति में सक्रिय हो जाती है। उसने लड़ाई का आदेश दिया क्योंकि शेर शिकारी होते हैं और खतरे को देखकर भागने की प्रवृत्ति नहीं होती। और चूंकि ये एक शेरनी है जिसकी तेज पंजे और दांत है, उसे डराना एक शेर के लिए बहुत महंगा हो सकता है। वह अपनी आंखें खो सकता है या गंभीर चोटें भी ले सकता है। वैसे ध्यान दें कि नर शेर ने न तो लड़ाई की कोशिश की और न ही पलटकर हमला किया। उसने बस पीछे हटते हुए उनसे बचने की कोशिश की। केवल तब जब शेरनी ने लेटने के बाद नाराजगी से गुर्राना शुरू किया। शायद शेर की भाषा में इसका मतलब कुछ ऐसा था जैसे, अरे क्या हो गया है तुम्हें? कुछ बिल्लियां पेड़ों पर खूबसूरती से चढ़ती हैं, शाखाओं पर खाती है और वहां सो भी जाती हैं। फिर शेर हैं जो पेड़ों पर चढ़ने की कोशिश करते हैं। वास्तव में शेर पेड़ों पर चढ़ सकते हैं, लेकिन वे बहुत कोशिश करते हैं और कभी-कभी गिर भी जाते हैं। लेकिन ईमानदारी से कहे तो शेर इस तरह की चीजों में बहुत अच्छे नहीं होते, क्योंकि उनके शरीर का डिजाइन भारी शिकार को दौड़ाने और दबाने के लिए होता है। इसलिए उन्हें ग्रेस का बलिदान करना पड़ता है। शेर 65 मील प्रति घंटे की गति तक बढ़ सकते हैं, जो उन्हें अफ्रीका के सबसे तेज भूमि जानवरों में शामिल करता है। लेकिन यहां भी कुछ विशेष बातें हैं। शेर वास्तव में तेजी से दौड़ सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक नहीं। वे स्प्रिंटर्स हैं, मैराथन रनर नहीं।
आमतौर पर यह 100 फीट के बाद होता है, जिसके बाद शेर को अपने शिकार पर हमला करना होता है। अन्यथा इस स्प्रिंट में खर्च की गई बहुत सारी ऊर्जा बर्बाद हो जाएगी। शेर केवल कुछ विशेष पेड़ों पर चढ़ सकते हैं, जिनकी शाखाएं ठीक से स्थित होती हैं। यदि पेड़ सही नहीं है, तो गिरने का उच्च जोखिम होता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि शेर पेड़ों पर चढ़ने का व्यवहारिक अनुकूलन है। यह एक तरीका है जिससे वे उन कीटों से बचते हैं जो बड़ी बिल्लियों को परेशान करते हैं जब वे दिन के समय पेड़ों के नीचे आराम कर रहे होते हैं। कुछ पशु व्यवहार वैज्ञानिकों का कहना है कि शेरों ने पेड़ों पर चढ़ने की कला को ठीक किया है ताकि वे जमीन के स्तर पर गर्मी से बच सकें, जिससे वे ठंडी हवा और सुखद नींद का आनंद ले सकें बिना नीचे हो रही घटनाओं की चिंता किए। बेशक अगर वे गिर जाएं, कभी-कभी शेरों के लिए यह अपने भोजन से बचने का एक तरीका भी होता है। और जबकि शेर अप्रत्याशित रूप से हास्यास्पद हो सकते हैं, मुर्गे आक्रामक हो सकते हैं। किसी भी मामले में प्रशंसा का व्यवहार स्पष्ट है। फाल्कन को चौंका दिया गया। फाल्कन वास्तव में बस अपना भोजन एंजॉय करना चाहता था। वास्तव में जो कोई भी ग्रामीण इलाकों में मुर्गे से मिला है, वह जानता है कि वे कितने क्षेत्रीय होते हैं। इसके अलावा ये घरेलू पक्षी अपने क्षेत्र की रक्षा करने के लिए ऐसी उग्रता दिखाते हैं कि कुछ कुत्ते भी उसकी कल्पना नहीं कर सकते। मुर्गे आमतौर पर मनुष्यों के लिए खतरनाक नहीं होते, लेकिन किसी भी खतरे, यहां तक कि सैद्धांतिक खतरे, को तुरंत हमले की स्थिति में डाल देते हैं। हमले का कारण क्या है? इसे बस रक्षा कहना मुश्किल है। मुर्गे लोगों पर हमला क्यों करते हैं? इसका एक कारण मानव की अप्रत्याशितता भी है, खासकर बच्चों के लिए, क्योंकि उनके अचानक मूवमेंट को खतरे के रूप में देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त एक अत्यधिक उत्साही बच्चा जो एक चूजे या युवा मुर्गी को पकड़ लेता है, भी एक मुर्गे को उकसा सकता है। वे अपनी रक्षा कर सकते हैं। वे मुर्गे हैं और उनकी, ठीक है, आप कह सकते हैं कि मुर्गे के पास एक छोटे शिकार के पक्षी को अच्छी तरह से पीटने की सारी ताकत है, अगर वह विजयी न हो तो। नाखून, उग्रता और फिर निश्चित रूप से पंजे, जो पैरों की हड्डियों का हिस्सा होते हैं, इन्हें बेहद मजबूत और तेज बनाते हैं। इस कीड़े की दुनिया के शीर्ष शिकारी होते हैं और लगभग किसी भी शिकार को मार सकते हैं। उनके मेन्यू में मेंढक, बीटल्स, क्रिकेट, मकड़ी, मक्खी और निश्चित रूप से वास्प्स शामिल है, लेकिन हॉर्नेट्स निश्चित रूप से नहीं है। शायद मंटिस ने अपने शिकार को वास्प के रूप में गलती से समझ लिया, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उसने संभावनाओं का मूल्यांकन किया और एक मौका लेने का फैसला किया। अधिक संभावना है कि शिकार पूरी तरह से प्रवृत्ति द्वारा था और इसका दुखद अंत हुआ। हॉर्नेट्स मंटिस के लिए बहुत बड़े नहीं हैं, लेकिन वे हॉर्नेट्स है, एक निर्दयी शिकारी। हालांकि ये वास्तव में जाना जाता है कि मंटिस छोटे जानवरों जैसे मेंढक, छिपकली और हुमिंगबर्ड्स को भी खा सकते हैं। हाँ, एक कीड़ा जो पक्षियों को खा सकता है, भले ही वे छोटे पक्षी ही क्यों न हो। इसके अलावा एक विशेष रूप से बड़े प्रेंग मंटिस की प्रजाति को योटार्फ 96 में चीन से उत्तरी अमेरिका में पेश किया गया था। ये कीड़े 4 इंच तक बढ़ सकते हैं, कभी-कभी इससे भी बड़े होते हैं, और हुमिंगबर्ड फीडरों पर चढ़ने और पक्षियों को पकड़ने के लिए काफी कुशल होते हैं। या वे मंटिस भी भ्रमित हो सकते हैं, लेकिन सिर रहित वाले की तुलना में बेहतर भाग्य प्राप्त कर सकते हैं। चीनी मंटिस की मूवमेंट्स की नकल करने के लिए 2 शैलियां बनाई गई है और ये 7वीं सदी में आविष्कृत की गई थी। मुझे आश्चर्य है कि यदि उन्होंने हॉर्नेट स्टाइल भी आविष्कृत किया तो कौन जीतता। प्रकृति ने स्नो लेपर्ड को चट्टानी इलाकों पर चढ़ने के लिए कुछ शानदार कौशल से सज्जित किया है, लेकिन वे पहाड़ी बकरियों का मुकाबला नहीं कर सकते। ये चपल प्राणी आमतौर पर चकरा देने वाली ऊंचाइयों तक पीछा करते हैं। इस स्नो लेपर्ड ने अपनी यात्रा के लिए एक काफी खड़ी चट्टान चुनी। शायद बकरियों को ऐसा करते हुए देखकर प्रेरित हुआ, लेकिन पता चला कि यह वास्तव में उसकी ताकत नहीं है। बकरियों के पास ऐसी विशेष खूर होती है जो उनकी मदद करती हैं। सौभाग्य से इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी स्नो लेपर्ड बच गया और घायल भी नहीं हुआ। वह चारों पैरों पर चलकर चला जाता है और लंगड़ाता नहीं है। कामकाजी क्लाविकल, लचीली रीढ़ की हड्डी और शक्तिशाली पिछला पैर, साथ ही छोटी वजन, इन बिल्लियों को लंबे अंतराल की छलांग लगाने और गिरने के बावजूद बचने में सक्षम बनाते हैं। इसके अलावा
कई बिल्लियों की तरह स्नो लेपर्ड हवा में अपने शरीर को घुमा सकते हैं ताकि वे अपने पंजों पर उतर सकें और चोटों से बच सकें। ये स्पष्ट नहीं है कि वीडियो में लेपर्ड कैसे उतरा, लेकिन वह ठीक है, जिसका मतलब है कि विकासात्मक लाभ वास्तव में बहुत बुरी स्थितियों में भी मजबूत साबित हुए हैं। भैंस कीचड़ में फंस गई और ये जानकर कि बेचारा बाहर नहीं निकल पाएगा, छोड़ना पड़ा और फिर शिकारी आए। अब कल्पना करें उनके विचारों को। एक ओर एक भैंस जो नहीं चल सकती आसान शिकार है, दूसरी ओर इसे मारने की कोशिश करना खतरनाक हो सकता है क्योंकि वे भी फंस सकते हैं और ये निश्चित मृत्यु हो सकती है। अंततः तीसरे दिन शेरों ने दूसरा विकल्प चुना। यह तय करना आपकी जिम्मेदारी है कि यह विचार कितना अच्छा था। किसी भी तरह इस बार शेरों को भाग्य मिला। कीचड़ जम चुका था, इसलिए वे उसमें नहीं फंस सके और एक आसान भोजन का आनंद ले सके। सबसे अच्छे हालात में ऐसा दिखेगा, लेकिन सबसे खराब हालात में यह वास्तव में सबसे बुरा परिदृश्य हो सकता है, जैसा कि डायनासोरों की दुनिया में होता था। एस्पानोला, न्यू मैक्सिको के शहर में 2 बार फंसी हुई एक रैटलस्नेक को खोजा गया, जो एक चूहे और चूहे के जाल के साथ निगल चुकी थी। हाँ, आपने सही सुना। मुझे नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों किया। शायद वह वास्तव में भूखी थी, और अगर आप एक सांप हैं, तो आपके पास जाल से भोजन निकालने के लिए हाथ नहीं होते। जब बेचारा सांप को वेट पर लाया गया, तो उसके शरीर से एक आयताकार लकड़ी का चूहे का जाल बाहर निकल रहा था, जिसका आकार 4 इंच बाय 2 इंच था। दिलचस्प बात यह है कि रैटलस स्नेक्स की लचीली जॉज होती है, जो उन्हें अपने सिर से बड़े चीजों को खाने देती है, जो आमतौर पर उनके लिए अच्छा काम करता है, बशर्ते वे चूहे के जाल न खाएं। सांप को बचाने के लिए सर्जरी की आवश्यकता थी, जो सौभाग्यवश सुचारू रूप से हो गई। बाबून बनाम शेर। लियोपार्ड के विपरीत शेर बाबून्स का शिकार करने में बहुत सफल होते हैं। यह बड़ा कुत्ता बड़े व्यक्तियों को भी संभाल सकता है। हालांकि जैसा कि याद कर सकते हैं, बाबून्स अधिक स्मार्ट होते हैं और शेरों से ज्यादा स्मार्ट होना इतना कठिन नहीं है। इसलिए बाबून्स ने एक बहुत असामान्य तरीके से मुकाबला किया है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि पहले बाबून शेर पर शाखाएं और पत्ते फेंकते हैं, जो ऊपर छिपा हुआ होता है, और फिर शायद शिकारी को काफी गुस्सा दिलाकर उस पर पेशाब करना शुरू करते हैं। यह रासायनिक हथियार आश्चर्यजनक रूप से अच्छा काम करता है। युवा शेर तुरंत कहीं और भोजन की तलाश करने का निर्णय लेते हैं, जबकि आमतौर पर बाबून्स उनके लिए आसान शिकार माने जाते हैं। विस्फोटक भोजन। याद करें कि लोगों को समुद्र तट पर फंसे व्हेलों से दूर रहने के लिए क्यों चेतावनी दी जाती है, क्योंकि ये विशाल जीव अप्रत्याशित रूप से फंस सकते हैं, क्योंकि अपघटन प्रक्रिया के दौरान अंदर गैसें जमा हो जाती हैं। आश्चर्यजनक रूप से यही स्थिति एक हिप्पो के साथ भी हो सकती है। हालांकि शेरों को यह नहीं पता होता कि उन्हें ऐसे शवों से दूर रहना चाहिए। ऐसा लगता है कि हिप्पो ने बाबून की रणनीति को अपनाया है, लेकिन थोड़ी सी दिशा बदल दी है। बहुत अधिक प्रयास। एक भूखा तेंदुआ झील में मछली पकड़ने के लिए कूद गया और कुछ भी परेशानी का संकेत नहीं था, सिवाय इसके कि वह पूरी तरह से कीचड़ से ढंका हुआ बाहर आया। बेचारा शिकारी अपने आप को बहुत अच्छा नहीं दिखा रहा था और उसकी आंखों के अनुसार वह जो हो रहा था उससे बिल्कुल भी खुश नहीं था। लेकिन यह सबसे बुरा नहीं है। गवाह का कहना है कि कीचड़ इतना तरल था और झील इतनी गहरी थी कि तेंदुआ वहां से मुश्किल से बाहर आ सका। मेरा मतलब है कि वह वहां स्थायी रूप से फंस सकता था, जैसे एक गरीब भैंस, और यह सब छोटी मछली के कारण था। Thank you for your love and support. We truly appreciate your support. With love, Wildscape Diaries. Heartfelt thanks to all my respected subscribers, followers, and viewers.